नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकस टीम स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास से संबंधित। इतिहास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल, और जिसमें हम अंदर की बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल क्या होते हैं। फिर हम दूसरा हमारा पॉइंट डिस्कस होगा आदित्यास काल। आदित्यास काल में हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित। तीसरा पॉइंट होगा इतिहास में हमारा इतिहास। इतिहास में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं इतिहास के संबंधित कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। उससे जानने से पहले ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इतिहास के जनक हमेशा हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे कि हेरोडोटस को कहा जाता है और इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। याद रखना कैसे है। ई से होता है इतिहास, लेकिन इनके जनक कौन है? हेरोडोटस। तो हाथ से तो हेरोडोटस हो जाएगा और हाथ से ही पुस्तक का नाम हो जाएगा हिस्टोरिका। ठीक है दोस्तों, याद कैसे करेंगे? हाथ से हेरोडोटस, हाथ से हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदित्यासिक काल क्या होती है, वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, जब पत्थर के औजार बने हुए थे। पाषाण मिश्र होता है दोस्तों पत्थर। उस समय क्या हुआ कि उसमें कोई लिखित यानी विधि नहीं थी। उस समय जो अपने ही साक्ष्य के प्रयोग कर रहे वो पत्थरों के औजार से ही, यानी उस समय व्यक्ति खाना शिकार पर ज़्यादातर था, शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था। इसलिए उस समय जो थे कोई शिक्षित कोई मतलब नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। लेकिन इस युग को हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं पाषाण युग। ठीक है दोस्तों, पाषाण युग किससे कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं पाषाण काल को। और पाषाण युग पाषाण काल किसमें होते हैं? प्रागैतिहासिक काल में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम कौन से पॉइंट की चर्चा करेंगे? आदित्यासिक काल। आदित्यासिक काल क्या होता है? आदित्यासिक काल वह होता है कि जिसमें साक्ष्य कैसे मिले? लिखित मिले, लेकिन वो साक्ष्य ऐसे लिखित मिले कि जिसमें इतिहासकार नहीं समझ पाए। जो हमारे इतिहासकार लिखित हैं वो इसको ये नहीं समझ पाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें साक्ष्य तो लिखित तो मिले थे, लेकिन वो ऐसे मिले जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसमें ही एक हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंधु सभ्यता में कितने स्थल थे। बहुत सारे स्थल थे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कितना कैसा आकार था, किससे आयु निकाली गई थी इसकी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों इतिहास काल। इतिहास काल में क्या रहेगा? इतिहास काल में हमारा डिस्कस रहेगा कि इतिहास काल कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास काल को 3 भागों में, एक प्राचीन इतिहास काल जिसमें हम बात करेंगे बिंबिसार से लेकर के है, यानी कहाँ तक? बिंबिसार से लेकर के हम बात करेंगे है हर्षवर्धन काल तक। फिर हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास, फिर हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हमारे ब्रिटिश कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई थी। ये तो यहाँ तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको कि ही प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं, प्राचीन काल से संबंधित। आदित्यासिक काल क्या होता है? सिंधु सभ्यता से संबंधित। इतिहास काल क्या होता है? जिसे हम कहते हैं एनिशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आज के पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट आज हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल करेंगे। पाषाण काल क्या होता है इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को यानी पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो था प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रापाषाण काल क्या होता है। प्रापाषाण काल दोस्तों क्या होता है? प्रापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, समय था, वो था 25 लाख ईसे यानी 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा था वो प्रापाषाण काल तक का समय रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि समय कितना था प्रापाषाण काल का? 25 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सोर्स मिले थे, क्या क्या इसके साक्ष्य रहते। इसमें सबसे पहले जो हमें प्रपाषाण काल की जानकारी मिली थी, वो सबसे पहले ये बताया गया है कि यहाँ के जो मानव थे, सबसे पहले मानव देखने को मिला था अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका में देखने को मिला था। अब इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, लेकिन उससे नहीं कह करके एशिया को कहा जाता है। एशिया को इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि एशिया में सबसे पहले वह मानव मिला था जिसने ही अपना जीवन सुव्यवस्थित ढंग से स्टार्ट किया था। इसीलिए एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है। लेकिन अफ्रीका में क्या मिला कि अफ्रीका में सबसे पहले दोस्तों मानव देखने को मिला था। अफ्रीका में मानव देखने को मिला था। तो मानव देखने को कहाँ मिला? अफ्रीका में देखने को मिला। पहला पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट है कि हमारा इसलिए इसे जाति का पालना, इसलिए इसे मानव जाति का पालना कहा जाता था। उस समय इसीलिए इसे मानव जाति का पालना कहा जाता था। सेकंड पॉइंट है कि प्रपाषाण काल में ही खाद्य संग्रह है, यानी प्रपाषाण काल में क्या हुआ कि खाद्य संग्रह है और मानव भोजन जो हमारे साक्ष्य थे वो सब देखने को मिले थे। उसमें खाद्य संग्रह है रहा था, यानी उसमें जो मनुष्य था उसका काम यही था कि वह शिकार करता था, यानी और उसका कच्चा मांस खा करके चबाता था। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात मनुष्य को, वहाँ का जो मनुष्य था उस समय का, उसे इस चीज़ का आविष्कार मिल गया, आग को जलाना सीख गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आग का आविष्कार कहाँ देखने को मिला, आग का आविष्कार सबसे पहले जो शुरू हुआ था वह प्रपाषाण काल में हुआ था। तो सबसे पहले आग का आविष्कार कहाँ हुआ? प्रपाषाण काल में। जब आग का आविष्कार मिल गया तब क्या हुआ कि उस समय मनुष्य जो था, मनुष्य वह मांस को कच्चा न चबा करके ही आग के माध्यम से भून करके ही वह खाने लगा और धीरे धीरे वो एक अपनी ही प्रगति की ओर बढ़ने लगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। और सबसे पहले क्या सोर्स मिले, यहाँ से अफ्रीका मानव देखने को मिले। दूसरा पॉइंट, वह मानव खाद्य संग्रह करता था और यहाँ से सबसे पहले आग के आविष्कार देखने को मिले। सेकंड पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? मध्यपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के ही 5,000 ईसा पूर्व तक का। जो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर जो 5,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वह क्या था? यानी मध्यपाषाण काल था। आप सोच रहे हो कि 12,000 से 5,000 उल्टा क्यों चल रहे हैं? दोस्तों हमेशा याद रखना, ईसा पूर्व में उल्टा चलती हैं, ईसा पूर्व में उल्टा चलती हैं और ईस्वी में सीधा चलते हैं। ये गिनतियों को गणना होती है, ईसा पूर्व में उल्टी होती है और ईस्वी में सीधी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट था कि हमारा मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। अब सेकंड पॉइंट हमारा, इसे है माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं? माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे होना और लिथ का अर्थ होता है दोस्तों पत्थरों के औजार। यानी मध्यपाषाण काल में यहाँ से छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले थे, लेकिन जो प्रपाषाण काल था यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले थे। इसीलिए मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि यहाँ से छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसमें कि यहाँ सबसे पहले पशुपालन देखने को मिला। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले पशुपालन देखने को कहाँ मिला था? किस काल में? यानी किस काल में? मध्यपाषाण काल में। लेकिन कहाँ मिला? यह मिला था दोस्तों आदमगढ़। एक आदमगढ़ जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, एमपी में जो आदमगढ़ जगह मिलती है वहाँ पर सबसे पहले है पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड 12 से 5,000 ईसा तक, इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। यहाँ छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले थे और यहाँ सबसे पहले पशुपालन देखने को मिला। कहाँ मिला? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। इसका टाइम पीरियड 5,000 ईसा पूर्व से लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक रहा था। कितना? 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिस प्रकार हमने इसे माइक्रोलिथ कहा था उसी प्रकार इसे मेगालिथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेगालिथ। और यहाँ से सबसे पहले हमें कृषि के साक्ष्य देखने को मिले थे। लेकिन ये कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे दोस्तों? मेहरगढ़ में। कहाँ मिले? मेहरगढ़ में देखने को मिले थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नवपाषाण काल क्या होता है और प्रपाषाण काल क्या होते हैं।
मध्यपाषाण काल क्या होते हैं। अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेहरगढ़ से। यहाँ हमारा लिखा हुआ है मध्यपाषाण या नवपाषाण काल में लिखा हुआ मेहरगढ़। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में देखने को। लेकिन ये मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये मेहरगढ़ पड़ता है सुलेमान और कृथक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये हमारा इंडिया का नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा है दोस्तों। और इस इंडिया के नक्शे में ही, यानी नक्शा बना नहीं था, मैं बना रहा हूँ दोबारा, ये इंडिया का नक्शा है। यहाँ से जैसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये वाला, ये जो है हिस्सा राजस्थान वाला, इस हिस्से में एक पहाड़ी होती है ये वाली, ये हिमालय जाता है। हिमालय जो पहाड़ी आता है इस हिसाब से चला जाता है हिंदुकुश पर्वत तक। लेकिन एक पहाड़ी होती है इससे कट जाती है और ये पाई जाती है सुलेमान पहाड़ी। इसे कहते हैं सुलेमान पहाड़ी और इसे कहते हैं कृतक पहाड़ी। इन दो पहाड़ियों के बीच में दोस्तों यहाँ पाया जाता है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ है, इसमें यहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों? मेहरगढ़। इसीलिए है कृषि के साक्ष्य जो मिले थे वो मेहरगढ़ में देखने को मिले थे। कहाँ देखने को? मेहरगढ़ में। तो सबसे पहले कब मिले थे ये कृषि के साक्ष्य जो मेहरगढ़ में देखने को मिले थे दोस्तों, वह मिले थे 7000 ईसा पूर्व में। कब मिले थे? 7000 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कृषि के साक्ष्य कब मिले थे? 7000 ईसा पूर्व में देखने को मिले थे। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? ये सुलेमान और कृथक पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान कृथक पहाड़ी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं नवपाषाण काल के समय में कि यहाँ से क्या क्या मिले थे। देखो दोस्तों, यहाँ से जो नवपाषाण काल से साक्ष्य मिले थे, यहाँ से सबसे पहले जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। किस किस के? जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन अगर पूछे कि नवपाषाण काल में किस अनाज के साक्ष्य मिले थे, किसके मिले? जौ और गेहूँ। अगर पूछे कि यानी नवपाषाण काल में है मनुष्य का सबसे पहले खाद्य साक्ष्य क्या था, तो जो खाद्य हमारे खाद्यान्न था वो था जौ। याद रखना, जौ एक ऐसा अनाज था जो सबसे पहले खाया गया था। सबसे पहले खाने के साक्ष्य मिले थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि यहाँ पर क्या मिले? आवास भी देखने को मिले। जब मान लिया कोई एक व्यक्ति कृषि करेगा, अब कृषि करेगा तो वहाँ आवास भी बनाएगा रहने के लिए। जब आवास बनाएगा तो सबसे पहले रहने के लिए एक अपना जानवर भी पालेगा रखवाली के लिए। तो वहाँ पर इसीलिए वहाँ एक जानवर मिला जिसका नाम है कुत्ता। इसे कहते हैं पालतू जानवर। आपने देखा होगा हम कहीं भी रहते हैं तो सबसे पहले एक आवास बनाते हैं रहने के लिए, ऊपर वहाँ एक जानवर पालते हैं जिसका नाम होता है कुत्ता। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए सबसे पहले पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं, वह किसके मिले हैं? कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से मनुष्य ने पशुपालन यानी पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। यानी पशुपालन साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? मध्यपाषाण काल से। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। लेकिन सुव्यवस्थित का अर्थ होता है कि सुचारू रूप से मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पशुपालन स्टार्ट करना। समझ में आया? इसे कहते हैं सुव्यवस्थित ढंग से। तो सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले थे? कहाँ से दोस्तों? नवपाषाण काल से। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों हमारा कि इसमें पहिए का आविष्कार भी मिला। आपने देखा होगा जब वो कृषि करेगा, किसकी या जौ गेहूँ की मान ले कृषि कर रहा था उस समय, आवास भी बनाया रहने के लिए, एक कुत्ता पालतू जानवर भी पाला, सुव्यवस्थित ढंग से उसने कृषि भी कर लिया, पशुपालन भी कर लिया। जब उसने पशुपालन कर लिया तो पशुपालन के लिए क्या करना पड़ेगा उसे कि यानी चारा लाने के लिए, अनाज बेचने के लिए किसी से ले भी जाएगा। जब ले जाएगा तो ले जाने के लिए उसे क्या है? एक बैल भी चाहिए, और बैल ले जाने के लिए उसे क्या चाहिए? एक गाड़ी चाहिए जिसमें कुछ पहिए भी लगे चाहिए। तो पहिए का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले मिला वो नवपाषाण काल में देखने को मिला। तो कहाँ मिला? पहिए का आविष्कार कहाँ मिला? नवपाषाण काल में। अब हमें ही कौन कौन से पॉइंट मिलेगा नवपाषाण काल से कि यहाँ पर नवपाषाण काल में है कृषि देखने को मिली। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच में है। और दूसरा पॉइंट था कौन कौन सी कृषि हुई थी यहाँ पर? जौ और गेहूँ की। क्या मिले थे? आवास के साक्ष्य, पालतू जानवर कुत्ता मिला था, सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन और पहिए का आविष्कार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रापाषाण काल क्या था, नवपाषाण काल क्या था और मध्यपाषाण काल क्या था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से दोस्तों कोल्डी हवा में यानी प्राचीनतम खोज के आधार पर, नवीनतम खोज के आधार पर की बात करते हैं कि यहाँ कोल्डी हवा नाम का एक जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में यानी प्राचीनतम खोज के आधार पर नवीनतम खोज के आधार पर कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि नवीनतम खोज के आधार पर चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कोल्डी हवा में। लेकिन अभी वर्तमान में ये एक और खोजा गया है जिसे भी कहते हैं कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जो नवीनतम खोज के आधार पर कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों नवीनतम खोज के आधार पर एक जगह पड़ती है लोहरा देव। कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है प्रयागराज के पास में लोहरा देव पड़ती है, जिसको कहते हैं लोहरा देव। यहाँ पर नहीं 8000 ईसा पूर्व में है कृषि के साक्ष्य देखने को मिले, यानी 8000 ईसा पूर्व यहाँ ये बताया जाता है कृषि होती थी। मेहरगढ़ में कब होती थी? 7000 ईसा पूर्व में, यानी 1000 ईसा पूर्व पहले हो रही है वहाँ पर खेती। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीनतम खोज के आधार पर कृषि के जो साक्ष्य हुए थे वो कहाँ देखने को मिले हैं? प्राचीनतम खोज के आधार पर मेहरगढ़। कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। और बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि नवीनतम खोज के आधार पर कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोहरा देव। कब मिले थे ये? 8000 ईसा पूर्व में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नवीनतम खोज के आधार पर कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? लोहरा देव। और प्राचीनतम खोज के आधार पर कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मेहरगढ़। कब मिले? 7000 ईसा पूर्व में। कहाँ? मेहरगढ़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भीमबेटका क्या है। भीमबेटका, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये मिस्टेक लिखी हुई है, इससे काट के सुधार कर लेना। यहाँ लिखा हुआ है भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ है? ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये मिस्टेक है, इसे काट करके यहाँ कर लेना दोस्तों हो भीमबेटका। ये होता है भीमबेटका। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका। लेकिन ये भीमबेटका पड़ती कहाँ है इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भीमबेटका दोस्तों ये पड़ती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और ये रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक जगह पड़ती है, कौन सी? भीमबेटका। ये भीमबेटका दोस्तों एक वह जगह है जहाँ पर सबसे पहले चित्रकला देखने को मिली थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भीमबेटका कहाँ पड़ती है? रायसेन जिला में। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि रायसेन पड़ता कहाँ है? रायसेन दोस्तों ये भीमबेटका जो पड़ती है वो एक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है रायसेन? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला में। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ से मिले क्या थे? यहाँ चित्रकला देखने को मिली, गुफा चित्रकारी, भित्ति चित्रकला और चित्रकला। यानी यहाँ के दोस्तों जो चित्रकला मिली थी वो दीवारों पर चित्रकला के आकार में दिखाया गया। जैसे मान लीजिए दीवार है और इस दीवार में ये है और इस दीवार पे क्या हुआ कि चित्र इस प्रकार से बनाए गए थे, कुछ उल्टे सीधे चित्र बनाए गए थे। इसीलिए दोस्तों हो ये कहा जाता है कि यहाँ के साक्ष्य मिले नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि यहाँ पर जो चित्रकला मिली थी वो कैसी मिली थी? भाव चित्रात्मक। यानी जो यहाँ चित्रकला मिली थी भाव चित्रात्मक। भाव का मतलब क्या होता है? किसी के भाव के माध्यम से समझना। अगर यह चित्रकला अगर लिखित के माध्यम से मिली थी तो हम कहने का मतलब उसमें लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं हमें भाव चित्रात्मक। यानी उन चित्रों को हम भाव के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि ये चित्र किसका है। इसको देख नहीं सकते ना, मतलब इसको लिख के नहीं सोच सकते, ना इसमें लिखा हुआ है कि चित्र इसके बने हुए हैं, बल्कि उन चित्रों को भाव के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भीमबेटका कहाँ है, यानी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किस जिले में है? रायसेन जिले में। भीमबेटका किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। क्या मिले? यहाँ भित्ति चित्र देखने को मिले। किस प्रकार की यहाँ पर लिपि है? एक भाव चित्रात्मक लिपि है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। यहाँ ताम्रपाषाण काल भी देखने को मिला था, लेकिन ताम्रपाषाण काल देखने को मिला कब, इसकी हम बात करते हैं। ताम्रपाषाण काल हमें है यहाँ सबसे पहले तांबे के ढेर देखने को मिले। कहाँ मिला था ये ताम्रपाषाण? नवपाषाण काल के पश्चात जो काल आया था वो मिला था ताम्रपाषाण काल। इसको हम चिल्कोलिथ भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ताम्रपाषाण काल क्या होता है। तांबे के ढेर मिले थे, इसको क्या कहते हैं? चिल्कोलिथ भी कहते हैं। दोस्तों ये लिथ 3 बार आ चुके हैं, एक तो चिल्कोलिथ और एक था मेगालिथ। एक कौन था? चिल्कोलिथ और एक था मेगालिथ और दोस्तों एक था माइक्रोलिथ। ये माइक्रोलिथ और एक चिल्कोलिथ। लेकिन ये माइक्रोलिथ चिल्कोलिथ क्या था? मध्यपाषाण काल में और मेगालिथ क्या था? नवपाषाण काल में।
लेकिन चिलकुलित किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इन तीनों के काल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि इनके अंतर्गत किस किस का डिस्कस किया था, वो आपने समझ चुके होंगे। अब हम चर्चा करते हैं या डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है कि नोट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि एक यानी गैरू बरेडियम मध्यभांड ये कहाँ देखने को मिली? हमें हस्तिनापुर में है, नवपाषाण काल में देखने को मिले। क्वेश्चन पूछता है कि हस्तिनापुर से किसके साक्ष्य मिले थे? गैरू बरेडियम मृदभांड। ये मृदभांड क्या होता है? आप समझ रहे हो कि मृदभांड क्या होता है? दोस्तों ये मृदभांड होता है बर्तन। क्या होते हैं? बर्तन। जैसे अभी बर्तन होते हैं मिट्टी के बने हुए, तो उसमें भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन आपने देखो कि अभी ही कि हमारे यहाँ बर्तन जो मिट्टी के बनाते हैं उन पर कलर कैसे चढ़ता है? गेरू कलर का। तो इसीलिए उसके पहले के बर्तन थे वो गैरू बरेडियम मृदभांड बनते थे। वो कहाँ बनते थे? ये हस्तिनापुर में। किस काल में? नवपाषाण काल में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गैरू बरेडियम मृदभांड कहाँ बनते थे? हस्तिनापुर देखने को मिले। हस्तिनापुर में कब देखने को मिले? ये नवपाषाण काल में बताया जाता था कि नवपाषाण काल में ये बताया जाता कि हस्तिनापुर में गैरू बरेडियम मृदभांड बनते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गैरू बरेडियम मृदभांड कहाँ मिले हैं, किस काल में मिले थे। अब हम डिस्कस करते हैं आदि इतिहास काल। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों, वो किया था प्राग इतिहास काल में। किससे संबंधित? पाषाण काल से संबंधित। पाषाण काल में क्या किया था हमने? पुरापाषाण काल को पढ़ा, मध्यपाषाण काल को पढ़ा, नवपाषाण काल को डिस्कस किया और धीरे धीरे हमने डिस्कस किया ताम्रपाषाण काल को। अब हम डिस्कस करेंगे आदि इतिहास काल में। आदि इतिहास काल में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, वह डिस्कस करेंगे हम कि इसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते जाते हैं धीरे धीरे और आप समझते जाइए। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आदि इतिहास काल। इसको हम कांस्य युग कहते हैं। कांस्य युग क्यों कहते हैं? कांस्य युग इसलिए कहते हैं कि इस सभ्यता में, इस काल में कांस्य धातु देखने को मिली थी। कांस्य धातु के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कांस्य युग क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी मिली थी। किसकी? सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता क्या होती है दोस्तों? सिंधु सभ्यता वह होती है कि सिंधु मतलब सिंधु नदी के किनारे, सभ्यता का मतलब वहाँ के नदी के किनारे बसे हुए शहरों के माध्यम से। उस समय जो अधिकतर निवासी थे वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे और जो अधिकतर साक्ष्य मिले हैं वो हमें सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। इसीलिए इसके माध्यम से ये पता लगाया गया है कि ये पूर्ण रूप से जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंधु सभ्यता क्या होती है, सिंधु सभ्यता क्या होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता समझ में होंगे आप कि सिंधु सभ्यता क्या होती है, कैसे कैसे बताई थी मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा सिंधु सभ्यता की जानकारी जो दी थी दोस्तों, वो सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन के द्वारा दी गई थी। चार्ल्स मैनन ने बताया कि इतने एरिया में सिंधु सभ्यता यानी इतने एरिया में पिछले जो मानव रह रहे थे उनके साक्ष्य मिले हैं, उनके साक्ष्य पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ल्स मैनन जो था उसको क्या कर रहा था, वो मतलब खदान कर रहा था, रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदवा रहा था, तो इसके माध्यम से। लेकिन इसका जो सर्वेक्षण किया था सबसे ज़्यादा घूम करके, सबसे पहले इसका जो सर्वेक्षण किया था घूम करके वो किया था कनिंघम ने। क्वेश्चन पूछिए कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैनन ने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सिंधु सभ्यता यानी आदि इतिहास काल कैसा है। आदि इतिहास काल को कहते हैं हम कांस्य युग भी कहते हैं और ये कहाँ देखने को मिले थे इसको क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैनन ने दी थी। तीसरा पॉइंट है कि इसके सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। आई होप कि आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हमारा पांचवा पॉइंट है, इसकी खुदाई किसने की थी सबसे पहले? दोस्तों सबसे पहले जो खुदाई की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक खुदाई करते हुए इन्हें एक शहर का जानकारी मिली जिसे कहते हैं हड़प्पा यानी हड़प्पा शहर।
ये हड़प्पा शहर दोस्तों है, ये एक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, बल्कि वो हड़प्पा शहर भी है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कि सबसे पहले सभ्यता में खोजा गया शहर जो था वह हड़प्पा था। इसीलिए हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसने खुदाई की थी हड़प्पा सभ्यता की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके भी हम बढ़ता है यानी बारीकी से बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चल करके कि हमें यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी जो यानी सिंधु सभ्यता की जानकारी का पता निकाला गया था वो किस धातु से? कार्बन 14 यानी कार्बन 14 से पता निकाला गया कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता कैसी है? सिंधु सभ्यता का दोस्तों जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसे है दोस्तों कि जैसे यानी सिंधु सभ्यता यहाँ जम्मू कश्मीर है, और यहाँ है आलमगीर, यहाँ है दैमाबाद महाराष्ट्र में, और यहाँ से सीधे दोस्तों ये है सुतकांगडोर बलूचिस्तान में। इस हिसाब से आपको कैसा आकार दिख रहा है दोस्तों? त्रिभुजाकार। इस हिसाब से सिंधु सभ्यता का आकार है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को दोस्तों त्रिभुजाकार भी आकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता? एक सैंधव सभ्यता भी है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और एक पॉइंट और है दोस्तों कि इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, और इसे ही सिंधु सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का समाज क्या था दोस्तों? सिंधु सभ्यता का जो समाज था वह था मातृसत्तात्मक। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक। आपने देखा होगा कि मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक क्या होता है। चलो पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखो, मातृसत्तात्मक होता है कि उस समय जो वंश चलता था वो माँ के नाम पर चलता था, और अब के समय में वंश चल रहा है किसकी? पिता के नाम पर। आपने देखा होगा कि अभी किसी को माँ के नाम से नहीं पुकारा जाता है, बल्कि हर जगह पिता का नाम लिया जाता है। तो अभी जो वंश चल रहा है वो चल रहा है पितृसत्तात्मक। पहले जो वंश चल रहे थे वो चल रहे थे मातृसत्तात्मक। तो कैसा समाज था पहले? मातृसत्तात्मक। लेकिन सिंधु सभ्यता में है कैसे एक हमें लिपि मिली है? भाव चित्रात्मक। यहाँ भी एक भाव चित्रात्मक लिपि देखने को मिली है। अगला पॉइंट, इसकी आयु कितनी है सिंधु सभ्यता की? दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो आयु बताई गई है वह 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 के समथिंग आयु बताई गई है। कितनी? 2350 ईस्वी से लेकर के है 1750 ईस्वी तक बताई गई है कि 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता पाई गई है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये है इनके आकार। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके उत्तरी पॉइंट की। उत्तरी पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा जम्मू कश्मीर। यहाँ जम्मू कश्मीर ये हिस्सा हमारा पहले का। इस जम्मू कश्मीर एक जगह पड़ती है दोस्तों यहाँ पर, जिसका नाम है मांडा। मांडा जो क्या है, एक नदी है जिसके किनारे, किसके किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और इस चिनाब नदी के किनारे हमें है सिंधु सभ्यता का उत्तरी सिरा देखने को मिला है। लेकिन किसकी खोज की किसने दोस्तों? इस मांडे की ये खोज की थी, वो की थी जगपति जोशी ने। कब की थी? 1982 ईस्वी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सिरा कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे दोस्तों? ये है अखनूर जिला में मांडा शहर में। यह किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? 1982 ईस्वी में जगपति जोशी ने, जो मैंने अभी आपको बताया था। किसने की? जगपति जोशी ने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सिरा कहाँ तक है? मांडा में, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। खोज किसने की? जगपति जोशी ने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इसका उत्तरी यानी इसका पश्चिमी सिरा कहाँ तक है? दोस्तों इसका जो पश्चिमी सिरा है वह एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक जगह पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जगह एक जगह पड़ती है सुतकांगडोर। इस सुतकांगडोर में हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता का है। ये सुतकांगडोर है यहाँ पर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सिरा है। लेकिन ये है किस नदी के किनारे दोस्तों? ये सिंधु सभ्यता जो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी सिरा है ये पड़ता है दशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा
कि ही सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सिरा कौन सा है? पश्चिमी पॉइंट कौन सा? सुतकांगडोर किस नदी के किनारे है? ये दशक नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की दोस्तों 1927 ईस्वी में है ऑरेंज स्टाइन ने। अगर क्वेश्चन पूछे यानी सुतकांगडोर की खोज किसने की? ऑरेंज स्टाइन ने की। कब की? 1927 ईस्वी में। किस नदी के किनारे की? दशक नदी के किनारे। किस शहर की खोज की? सुतकांगडोर को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंधु सभ्यता का पश्चिम सिरा कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, किसने खोज की थी, और सिंधु सभ्यता का उत्तरी सिरा कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, किस शहर में है, किस राज्य में है, किसने खोज की थी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि इसके पूर्वी सिरे, कुछ पूर्वी सिरे की भी बात कर लेते हैं हम। दोस्तों पूर्वी सिरा, पूर्वी सिरे में यह है कि ये हमें उत्तर प्रदेश की एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की जगह पड़ती है। जो आलमगीर है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, और उस हिंडन नदी के किनारे जो है स्थित वो है एक जगह आलमगीरपुर। कहाँ पर है दोस्तों? पूर्वी सिरा आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है ये? हिंडन नदी के किनारे। ये जो नदी है दोस्तों हिंडन नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। लेकिन इसकी खोज की किसने? दोस्तों इसकी जो खोज की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यानी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सिरा की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की? 1958 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1958 ईस्वी में की थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पर है पूर्वी सिरा? यूपी में स्थित है। किस जगह? मेरठ के आलमगीरपुर में है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। इसकी खोज किसने की? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट है दोस्तों वह है यानी महाराष्ट्र के दैमाबाद में। किस नदी के किनारे ये दैमाबाद में है? ये प्रवरा नदी के किनारे उपस्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो की थी वो बीपी ही व्यासदीकर ने की थी। ये किसकी सहायक नदी है? प्रवरा नदी दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रवरा नदी ही के किनारे कौन सा स्थित है सिंधु सभ्यता का? दक्षिणी सिरा स्थित है। खोज किसने की? बीपी मेनन ने की थी। किसकी सहायक नदी है प्रवरा नदी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सिंधु सभ्यता के चारों पॉइंट। कौन कौन से हमने पहली पॉइंट की थी? पहले पॉइंट की थी हमने बात की थी उत्तरा की बात। उत्तरी में कौन सा? मांडा के किनारे है। कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे है। जगपति जोशी ने खोज की थी। और उत्तरी की बात हमने फिर बात की है पश्चिमी सिरा की। कौन सा है ये? पश्चिमी सिरा की बात की थी। और हमने चर्चा की फिर हमने दक्षिणा की और पूर्वी सिरा की। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सिंधु सभ्यता को क्या क्या शहर मिले थे। देखो सिंधु सभ्यता में हमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों की बात करते हैं। इसमें समथिंग 350 से अधिक शहर मिले हैं। कितने दोस्तों? 350 से अधिक शहर मिले हैं। लेकिन ये 350 से अधिक शहर में से 200 शहर हमें हैं गुजरात में देखने को मिले हैं। अधिकतर हमें कहाँ मिले हैं? गुजरात में। और अधिकतर गुजरात में सबसे ज़्यादा शहर मिले हैं। लेकिन 200 शहर हमें भारत में देखने को मिले हैं। 200 से ज़्यादा शहर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 350 से अधिक शहर हमें पूरी सभ्यता में देखने को मिले सिंधु सभ्यता में, जिसमें से हमें 200 शहर पूरे भारत में देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों में। सबसे पहला शहर आ जाता है हमारा हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि हमारा सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला शहर है, इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों पड़ा? जब क्योंकि ये सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था और उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। इसकी खोज किसने की? दोस्तों इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी कब की थी? 1921 में। दयाराम साहनी क्या कर रहे थे? 1921 में हैं उत्खनन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसमें रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो खोदने कहते उन्हें क्या हुआ कि इन्हें एक शहर मिला था हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये पड़ता कहाँ है। ये जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पड़ता है पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कहाँ पड़ता है ये हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे इसकी भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कुम्हार के चाक मिले थे, श्रम आवास और अन्नागार देखने को मिले थे, मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिली थी। क्या क्या मिले? कुम्हार के चाक, श्रम आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति
और RH-37 एक कब्रिस्तान देखने को मिला और एक सींग वाला जानवर भी मिला आदि मिलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मूवी में एक सींग वाले जानवर को दिखाया गया है। उसी को हम कहते हैं एक सींग वाले जानवर के साक्ष्य देखने को मिले दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता से क्या-क्या मिले थे। तो एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं। बढ़िया करके समझते जाना कि कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि ये कुम्हार का चाक है। सबसे पहले कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। जब कुम्हार का चाक होगा तो रहने के लिए एक श्रम आवास होगा। उसमें तो बर्तन बनाएगा। लेकिन जब श्रम आवास होगा तो रहने के लिए आवास में अन्नागार भी होगा, यानी खाने के लिए कहीं पर अनाज भी रखेगा। जब अन्नागार होगा तो रहने के लिए एक देवी की मूर्ति की पूजा भी करेगा, जिसे कहते हैं मातृ देवी पूजा। जब पूजा करेगा तो उससे मृत्यु होगी, मृत्यु में दफनाया जाएगा। कहाँ दफनाया जाएगा? RH-37 कब्रिस्तान में। जब दफनाया जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पर एक सींग वाले ही जानवर के रूप में वो यानी अगला रूप धारण करेगा। याद करते हैं, करेगा नहीं, हालांकि कैसे बताते हैं। अगर नहीं करना चाहो तो यहाँ तक कर लो, अगला यहाँ तक ट्रिक बन जाएगी। लेकिन आगे के लिए एक पॉइंट है, एक सींग वाला भी जानवर देखने को मिला था। तो कैसे हमने पॉइंट किया था डिस्कस दोस्तों? कुम्हार का चाक, रहने के लिए वहाँ पर आवास होगा, श्रम आवास, और आवास में रहेगा तो अन्नागार होगा। अन्नागार होगा तो वहाँ पर यानी पूजने के लिए एक मातृ देवी मूर्ति होगी। मूर्ति होगी तो वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी तो उसे दफनाया जाएगा। कहाँ दफनाया जाएगा? RH-37 में। और एक पॉइंट अलग से मिला है, एक सींग वाला जानवर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंधु सभ्यता की हमने डिस्कस की थी आज किसके बारे में कि सिंधु सभ्यता के ही पूर्वी सिरा कौन सा है, उत्तरी सिरा कौन सा है, पश्चिम सिरा कौन सा है। और इसमें हमने फिर उसके पश्चात डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा शहर के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अगली नेक्स्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों कल, जिसमें हम चर्चा